कॉमर्स एक्सेस। हेलो फ्रेंड्स, हमारी क्लास कॉमर्स एक्सेस के थ्रू आज हम अपनी एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न भी रहती है कि एफडीआई का मतलब क्या होता है और किस तरीके से मतलब इंडिया को फ़ायदा है या नुकसान है इससे। तो आज हम ये चीज़ अपनी देखेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो इस साल इंडिया ने जो सबसे हाईएस्ट अभी तक का एफडीआई जो है उसको अट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो हम लोग ये सब चीज़ें इसमें कवर करेंगे अपनी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फिर तो आप इसको लाइक करोगे ही। ठीक है, तो अब हम अपने स्टार्ट करते हैं एफडीआई। तो देखो, जब भी एफडीआई हमारे माइंड में आता है ना, तो होता क्या है कि हमारे माइंड में एक नेगेटिव परसेप्शन बनता है कि एफडीआई है, बाहर से पैसा आएगा तो वो गलत ही होगा, मतलब कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन होगा। पर हमेशा ये बात सही नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे क्या करते हैं लोग कि लोग के पास में ज़मीन होती है बट उसके पास में बनाने के लिए उसके पास में रुपए नहीं होते कि उसके बाद बिल्डिंग बना सके। तो वो क्या करते हैं ना कि बिल्डर को कुछ दे देती है कि आप इसमें बनाओ, और उसके ऊपर का एक माला जो होता है वो कहती है कि आप इसको बेच दो। ठीक है, और बाकी के जो 3 माले हैं वो हम लोग रख लेंगे। मतलब क्या हुआ कि आपके पास में तो लैंड थी, ठीक है, बट आपके पास में बनाने के लिए इसके पास में पैसे नहीं थे। तो आपने क्या किया, किसी बिल्डर को दिया पैसा, और उसने क्या किया, उसने कहा मैं इसमें 4 माले बनाऊंगा, लेकिन एक जो माला होगा वो मैं ले लूँगा और बाकी के जो 3 माले होंगे वो आपके होंगे। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से जो काम है वो एफडीआई करता है कि हम इंडिया या डेवलपिंग कंट्री जितनी भी हैं वर्ल्ड की, उनके पास में ये ज़मीन तो है, बट इसके वो बनाने के लिए ये जो स्टोरी जो बनानी है 3-4, तो उसके पैसे नहीं है। तो बस एफडीआई क्या काम करता है ना, एफडीआई वो बिल्डर का काम करता है कि हमारा जितना ही पैसा है वो लगा देगा, बट कुछ अब भाई बिना रेवेन्यू के कोई भी इस दुनिया में काम नहीं करता। कि मतलब आपको पैसा तो लगा दिया, बट वो चाहे कि मैं कुछ सोशल सर्विस तो कोई कर नहीं रहा। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, इंडिया भी अगर कहीं पे जाके इन्वेस्ट करेगा तो वो क्या कहेगा सबसे पहले कि हमें कुछ पैसा चाहिए, हमें कुछ प्रॉफिट हो, तभी तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो उसी तरीके से बस बाकी कंट्रीज़ भी इंडिया में आके इसी तरीके से इन्वेस्ट करती हैं। तो चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि एफडीआई आया कैसे इस साल का। मतलब जो हमारा बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि अभी जो एफडीआई जो हिट किया है सबसे ज़्यादा, उसका डाटा हम देखेंगे कि किस तरीके से कितना कितना सेक्टर में है, किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा किया, और कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा एफडीआई इन्फ्लो कर रही है इंडिया में। ठीक है, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि क्या होता है ना, एफडीआई में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री वो कंट्री होती है जिसके अंदर एफडीआई आता है, मतलब इनफ्लो हो रहा है। तो इंडिया के अगर हम पर्पस से बात करेंगे तो इंडिया जो है, इंडिया होस्ट करता है किसको, एफडीआई को। मतलब अगर यूएस से है, ठीक है, वहाँ से अगर पैसा आ रहा है इंडिया में, तो इंडिया क्या है, यूएस के लिए एक होस्ट कंट्री है। मतलब कि यूएस जो है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा पैसा अपना। ठीक है, और फिर इंडिया को जो भी कुछ फ़ायदे होंगे, यूएस में कुछ अपना उसमें फ़ायदा दिखेगा और इंडिया भी कुछ अपना उसमें फ़ायदा दिखेगा। ठीक है, तो दोनों इसमें फ़ायदे की डील होती है, बट हाँ कुछ ना कुछ नुकसान है इंडिया को भी, वो हम लोग देखते हैं आगे। चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। तो एफडीआई क्या कहते हैं ना, एफडीआई की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एफडीआई हैज़ बीन अ मेजर नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है डेट, ठीक है, और एक होता है हमारा नॉन डेट। तो डेट का क्या होता है ना कि हर साल आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब कि इसका मतलब हो गया लोन। ठीक है, हर साल आपको कुछ ना कुछ बाहर, अगर आपके यहाँ पे कुछ पैसा आया है या किसी ने भी इन्वेस्ट किया है, कि जैसे कुछ न्यूज़ आते हैं कई बार कि इंडिया को जापान ने सॉफ्ट लोन दिया। अब सॉफ्ट लोन क्या होता है, सॉफ्ट लोन सबसे ज़्यादा सस्ता होता है दुनिया में। ठीक है, तो इंडिया ने जापान ने 1% के हिसाब से दिया। अब ऐसा नहीं है ना कि 1-2 लाख रुपए दे रहा है जापान। जापान तो देता है कुछ 100-200 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़। तो अब उसका 1% ही काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है ना, इंडिया के ऊपर एक ऑब्लिगेशन रहती है कि हमको इसको बाहर पेमेंट करना ही करना है। अगर इंडिया को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इंडिया ने कुछ किसी कंट्री से लोन लिया, तो अब आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप उसको पेमेंट करेंगे ही करेंगे इंटरेस्ट का। अगर आप नहीं करेंगे तो आप दिवालिया हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहता है एफडीआई, ये कहता है कि एफडीआई एक नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स है किसी भी इकनॉमी के लिए। और ख़ास करके जब हम इंडियन इकनॉमी की बात करते हैं या इंडिया की जैसे अलाइक कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो ये कंट्रीज़ गरीब कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, हम इंडिया को कोई डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री नहीं कहेंगे, हमें कभी भी पुअर ही कंट्री हैं। ठीक है, तो उसमें अब क्या होता है, फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट इन इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ रिलेटिवली। अब इंडिया में आते क्यों हैं, इसका जो मेन पर्पस है वो है लोअर वेजेस, स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्रिविलेज, लाइक टैक्स एग्जम्पशंस, जो कि अभी पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था बजट में। ठीक है, बजट में जो निर्मला सीतारमन जी अनाउंस करती हैं, तो वही फिजिकल पॉलिसी होती है इंडिया की। और फिर उसके बाद में क्या होता है ना कि अब देखो
क्या होता क्या है, जैसे इंडिया में लोअर वेजेस और फिर मतलब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लो क्यों होता है। जैसे एक कंट्री है यूएसए और एक कंट्री है इंडिया। तो यूएसए में क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, मतलब डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो इनके यहाँ पे हर रिसोर्सेस अवेलेबल है। अब जो मिनिमम जो कोई भी वेजिस जो करेगा चार्ज, वो कहेगा कि मुझे तो $10 या $10 पर आवर के हिसाब से काम होता है यूएस में, $8 to $10 के बीच में, ठीक है। तो $8 to $10 के बीच में कोई काम कर रहा है वहाँ पे, वहीं पे $8 to $10 कितना हो गया, ₹670 पर आवर या ₹750 सॉरी पर आवर हो गया। बट इंडिया में अगर इंडिया में हुई वो काम होगा तो इंडिया में वो कितने में कर लेगा कोई भी इंसान, वो कर लेगा भाई 200-300 रुपये पर आवर में। 200-300 रुपये में भी अगर वो 12 घंटे काम करता है तो एक दिन को 2400 रुपये, तो 50 रुपये में भी करने को राजी हो जाएगा। अब लोअर वेजेस देख रहे हो आप कितना कम है इंडिया में। तो एक तो सबसे पहले ये फ़ायदा हो जाता है कि इंडिया में जो लोअर वेजेस है बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, फिर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टैक्स एग्जम्पशंस भी दिए। अब हम ये ओवरऑल एफडीआई की बात नहीं कर रहे, हम यही वाली बात कर रहे हैं जो हमारा 2020 से लेके अभी तक जितना भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था उसका, ठीक है। उसमें टैक्स एग्जम्पशंस दिए कुछ गवर्नमेंट ने। अब फिर क्या होता है, फॉर अ कंट्री वेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज बीइंग मेड, इट इज़ ऑल्सो मीन्स अचीविंग टेक्निकल नो हाउ एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब एफडीआई के फ़ायदे क्या होते हैं, देखो आपके यहाँ पे कोई भी कैपिटल लेके आया, आपके यहाँ पे कोई भी, आपके पास में लैंड है, ठीक है, लेकिन आपके पास में कैपिटल नहीं है। कैपिटल का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब आप इसमें एक फैक्ट्री डालना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक होटल बनवाना चाहते हो कि आप अपना टूरिज्म भी प्रमोट करना चाहते हो, यहाँ पे एक फैक्ट्री लगवा दिया आपने। यहाँ पे आप कुछ पब्लिक से मतलब जैसे पार्क वगैरह हो गया वो सब बनवाना चाहते हो, बट आपके पास में पैसा नहीं है। तो आप क्या करोगे ना, आप कहीं से या तो लोन लोगे, ठीक है। तो लोन क्या है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब आप क्या करोगे, नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स जो है हमारा एफडीआई, उसको लेके आते हो, वो यहाँ पे आके आपके फैक्ट्री डालता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर उसने फैक्ट्री डाली है तो वो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ को रखेगा, कुछ नहीं 10 एम्प्लॉयज़ रखेगा। अब एफडीआई आता है ना, तो एफडीआई इतना कम नहीं आता कि 10 करोड़ या 20 करोड़, एफडीआई कुछ हज़ारों में आता है कि 1000 करोड़ कंपनी लगे। जब कोई कंपनी 1000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रही है तो डायरेक्टली मतलब मान लो आपको कि 100 जॉब्स को क्रिएट करती है। अगर डायरेक्टली यहाँ पे 100 जॉब्स क्रिएट होती हैं और इनडायरेक्टली इसके थ्रू आपको 50 और जॉब्स मिल जाती हैं, तो अब आप ये देखिए कि आपकी जो एफडीआई आती है उससे आपको टोटल कितना 150 जॉब्स इसमें क्रिएट हो जाती हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। और जब आपकी 150 जॉब्स क्रिएट होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस टाइम पे इंडिया में जो होता है ना कि इंडिया में एक आदमी को जॉब देना मतलब आप 5 लोगों को पोषित कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि फैमिली होता है कि हम 2 हमारे 3, इंडिया में भी ये चीज़ है, ठीक है, कि मतलब 2 मम्मी पापा और एक बच्चे, तो एक फैमिली में हम लोग एवरेज 5 लोगों को लेके चलते हैं। तो जब इंडिया में अगर आप 100 लोगों को मतलब रोजगार दे रहे हो तो आप लगभग पीछे से 500 फैमिलीज़ को, 500 मतलब लोगों को आप पाल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अब उसके बाद में क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट्स फेवरेबल पॉलिसी डिजाइन एंड रूबस्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट हैज़ इंश्योर्ड दैट फॉरेन कैपिटल कीप्स फ्लोइंग इनटू द कंट्री। अभी इंडिया ने क्या किया ना, इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा एफडीआई जो पॉलिसी थी उसको लो किया कि हमारे जैसे कई सारी सेक्टर्स में 100% एफडीआई का इनफ्लो किया कि हमारे यहाँ पे आप आइए इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको 100% देंगे या 74% देंगे। कई अभी तक जो चल रहा था 49% या 50% तक गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा था। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑटोमेटिक भी कुछ रिसोर्सेज किया कि मतलब आपको अप्रूवल लेने के थ्रू नहीं है, आप आइए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और हम आपको अप्रूवल देंगे, ठीक है। आपको मतलब रेड टेपिज्म के झंझट में नहीं फंसना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि हाल के कुछ 2-3 सालों में इंडिया में जो एफडीआई था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, ठीक, ये चीज़ समझ में आई। और उससे क्या होता है कि इंडिया में एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और जब बाहर से कोई भी कैपिटल आएगा इन्वेस्टमेंट लेके, मतलब मान लो आपके यहाँ पे गूगल आ रहा है, तो गूगल आपके यहाँ पे रिसर्च सेंटर लेके आता है। R&D इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस चलता है आज, ठीक है। तो रिसर्च सेंटर लेके आया, अब जब वो उसमें रिसर्च करवाएगा तो उसमें क्या करेगा, पहली बात तो वो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएगा कुछ पुरानी वाली, वो कहेगा देखो भाई हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हमको इसके अंदर रिसर्च करनी है। अब आप नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करो, तो उससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांटेज होता है वो उस कंट्री को मिल जाता है जो होस्ट कंट्री होती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे यूएस की कोई भी कंपनी है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, तो वो अपनी कुछ मशीन्स लेके आएगी, ठीक है, कुछ इंट्रोड्यूस करवाएगी मशीन्स को, तो ये भी कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस होते हैं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स लेके आती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रॉड चीज़ है। तो अभी आप ये समझिए कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होता है प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अब देखो उसके बाद में DPIIT जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, वो क्या बोलता है कि अप्रैल 2000 से लेके दिसंबर 2020 तक इंडिया में जो एफडीआई आया है वो है
521.47 बिलियन। मतलब आप इस अमाउंट को सोचिए कि अभी 20 सालों में हमारे पास में कितना ज़्यादा एफडीआई का जो है वो इन्फ्लो हुआ है। ठीक है, इंडिकेटिंग दैट गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिलैक्सिंग एफडीआई नॉर्म्स हैव यील्ड रिजल्ट्स। ठीक, जैसे कि हमारे हर साल देखते हैं कि हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ ना कुछ हमारी रैंकिंग अपर होती जाती है और हम कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट उसमें कर ही रहे हैं। तो ये सब इन सब का नतीजा है कि इंडिया में जो एफडीआई है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो कर रहा है। अब गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए कि गवर्नमेंट ने मार्च 2021 में पार्लियामेंट में कहा कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से 74% तक अप्रूवल दे रहे हैं एफडीआई का। अब इसका मतलब क्या होता है, बच्चों का भी समझ में नहीं आता कि 74% क्या है। देखो इसमें ये होता है 74% जो है वो तो जो कोई भी बाहर से लेकर आया, मान लो यूएस से लेकर आया, तो उसकी हिस्सेदारी रहेगी, और बाकी की जो 26% है वो जो इसको किसी इंडियन कंपनी के साथ में टाई अप करना पड़ेगा, तो उसकी हिस्सेदारी 26% तक रहेगी। और ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे जो मेजर जो कह सकते हैं कि मोटिव जो होता है गवर्नमेंट का वो ये होता है कि कोई भी कंपनी बाहर से आई तो वो सोल मतलब सिर्फ अपना ही अपना फ़ायदा ना करे, वो किसी न किसी इंडियन कंपनी का भी फ़ायदा करे। कि किस तरीके से कि जब भी अगर मान लो उसने 100 रुपीज़ प्रॉफिट किया तो 74% की उस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाहर 74 रुपये लेके जाएगी, 26 रुपये इंडिया में ही छोड़ के जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये मोटिव होता है मेन इसका कि वो इतना गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं करती 100%। और फिर उसके बाद में क्या होता है ना कि अगर 100% अप्रूवल करती है तो उसमें उसका मोनोपोली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब चिंताजनक होता है हम जैसी इकोनॉमीज़ के लिए जो भी अंडर डेवलप्ड हैं और गरीब कंट्रीज़ हैं। भाई आप इतना ज़्यादा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उससे नहीं लड़ सकते वर्ल्ड लेवल पे जाके। फिर उसके बाद में क्या होता है, इन मार्च 2021 श्रीपद नाइक जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं स्टेटेड दैट टोटल ऑफ 44 इंडियन कंपनीज इंक्लूडिंग पीएसयूज हैव रिसीव्ड अप्रूवल्स रिलेटेड टू एफडीआई फॉर जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस आइटम। देखो आज के टाइम पे जो भी कुछ चल रहा है वो सबसे ज़्यादा जो कहेंगे हम लोग बड़ा जो सेक्टर्स आने वाले हैं वो है हमारा स्पेस सेक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और फार्मास्यूटिकल तो आजकल बूम किया है क्योंकि कोरोना की वजह से। ठीक है, तो बाकी ये जो हमारे 3 है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 4 सेक्टर्स हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उसी के लिए श्रीपद नायक ने क्या किया, एफडीआई अप्रूवल किया 44 इंडियन कंपनीज़ को कि वो लोग एफडीआई के साथ में टाई अप कर सकते हैं और यहाँ पे मतलब कि कुछ कंपनीज को इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अंदर फिर क्या होता है, इन दिसंबर 2020 द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एग्रीड टू प्रोवाइड सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड विद स्पेशल इनिशिएटिव। जैसे कि हमने देखा था कि मतलब वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फैक्ट्री लगी इंडिया में सैमसंग के साथ में। ठीक है, तो उसके 460 करोड़ के साथ में इंडिया में आया। तो अब ये क्या करेगा, ये भी एफडीआई को बूस्ट करेगा। अब देखो जैसे क्या होता है कि एक आप ये देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ सैमसंग आया कि मतलब हम सोचते होंगे ना कि सिर्फ और सिर्फ सैमसंग आने से क्या हो जाता है, 460 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा हम हाइप कर रहे हैं इस चीज़ को कि सैमसंग ने इतना इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन क्या होता है कि सैमसंग तो एक अपना प्लांट लगाता है, यहाँ पे सैमसंग ने अपना भले असेंबली का प्लांट लगाया हो, ठीक है, यहाँ पे असेंबल करेगा प्रोडक्ट्स को, बट क्या होता है कि इसको प्रोवाइड करवाने वाले जैसे नट बोल्ट हो गया, अब ये यहाँ पे लाखों की क्वांटिटी में फ़ोन्स बनाएगा, तो इसको लाखों की करोगे करोड़ों की क्वांटिटी में इसको नट बोल्ट्स चाहिए। ठीक है, तो एक छोटी कंपनी यहाँ पे लगी नट बोल्ट्स की जो सिर्फ नट बोल्ट्स बनाएगी। इसको कुछ चिप्स चाहिए होंगी, अब वो बनेगा। इसको अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवाना होगा, वो बनेगा। इसको अपने कुछ वायरिंग चाहिए होगी, वो बनेगी। इसको अपने कुछ प्लास्टिक की बॉडी चाहिए होगी, वो बनेगी। कैमरा चाहिए, ठीक है, और कुछ अपना प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। तो आप देखो मतलब एक फ़ोन में कितना जितना भी सामान है, कुछ उसका डिस्प्ले चाहिए, ठीक है, और कुछ उसका टेम्पर्ड चाहिए, कवर चाहिए, और जितना भी आप मतलब फ़ोन में एक आप ये तो बस एक छोटा सा फ़ोन का एग्जांपल है। अब इसमें देखो फ़ोन में जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर इसने असेंबली ही करनी है तो धीरे धीरे करके ये सारी कंपनीज क्या करेंगी, यहाँ पे इंडिया में आएंगी। कहेंगी जब हम अगर हम ये कंपनी चाइना में है तो अगर हम यहाँ से यहाँ पे भेजें तो क्यों ना हम यहीं से यहीं पे भेज दें ना, विद इन अ कंट्री इन्वेस्ट कर भेज दें। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज़ को भी बढ़ावा मिलता है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये मतलब डायरेक्ट तो जॉब क्रिएट करते ही करते हैं, साथ में इनडायरेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है कि एक DTH जो होता है कि डायरेक्ट टू होम सर्विस जो है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% एफडीआई का अप्रूवल किया। ठीक है, तो बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का। इंडिया की पॉपुलेशन 134 करोड़ है, ये 135 करोड़ है। भाई 135 करोड़ में भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10% पॉपुलेशन को टारगेट कर देते हो तो वो आपको 13 करोड़ या 14 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन हो जाती है।
ठीक है, इंडिया की है। यूएस में वही पॉपुलेशन आपकी 30 करोड़ है। अगर आप 10% को टारगेट करते हो, आप रिसोर्सेज भी ज़्यादा खर्च करते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 3 करोड़ ही हो पाती है। अब डिफरेंस देख लो ना, दोनों में 10 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं ना, इंडिया में एफडीआई इतना ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में कहता है फ्यूचर ऑफ एफडीआई। अब कुछ सीआईआई एंड ईवाई की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक क्या कहता है कि इंडिया 2025 तक वर्ल्ड में 120 से 160 बिलियन का पर ईयर का एफडीआई को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके साथ में क्या होता है ना, ये पिछले 10 साल में कंट्री 6.8% जीडीपी जो है उसको ग्रोथ रेट लेगी, और ये जीडीपी में कितना 1.8% का योगदान देगा। इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस इंडिया जो है वो थर्ड रैंक पे आती है, और उसके बाद में इंडिया में 80% जो इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड लेवल पे कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो हैवी, जो प्लेयर्स जिनको हम बिग कॉर्पोरेट हाउसेस कहते हैं, जैसे जो है हमारी अमेजन हो गया, ठीक है, एबीसी लिमिटेड, एबीसी होगी कंपनी, A to Z सॉरी। तो ये सब क्या करते हैं ना कि इंडिया में मतलब सोचते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमको सबसे ज़्यादा कॉस्ट कम पड़े। तो उसके हिसाब से 80% जो कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आने वाले 2 से 3 साल में। तो इसके हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा 500 मिलियन। ठीक है, ये कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। तो आप देखो कि मतलब इंडिया में कितना ज़्यादा हैवी एफडीआई इन्फ्लो अब आने और वाला है, जबकि अभी आ रहा है उसके बावजूद। फिर क्या कहता है, अब देखो इंडिया ने क्या किया, अट्रैक्ट किया सबसे ज़्यादा कितना 81.72 बिलियन। ठीक है, जो कि कितना था अपने पिछले साल के मुकाबले 10% ज़्यादा था। अब इंडिया हैज़ अट्रैक्टेड हाईएस्ट एवर टोटल एफडीआई इनफ्लो ऑफ ₹81.72 बिलियन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 and 10% of the higher compared to last financial year 74.39 बिलियन। अब देखो पिछले साल से 10%, मतलब एक साल में 10% का इजाफा, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आपके पास में वर्ल्ड में लगभग 200 कंट्रीज़ हैं, 192 जिसको हम कहते हैं, तो वो लगभग 200 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आप 200 कंट्रीज़ में से आप ही इतना ज़्यादा जब कैपिटल इनफ्लो ले लेते हो, ताकि बाकी कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा कम बचता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो ग्रो 19%। ठीक है, 19% से ग्रो किया है इसने, और विद कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 49.8 बिलियन से लेके अभी जो है वो 59.64 बिलियन। तो ये तो एफडीआई जो इक्विटी था वो कितना ऑलमोस्ट 20% ग्रो किया है। अब टॉप इन्वेस्टर्स कौन थे इंडिया में, तो वो था सबसे पहले सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर नंबर 1 पे था, मैंने यहाँ पे फोटो भी लगाई इंडिया एंड सिंगापुर के फ्लैग का। ठीक है, और उसके बाद में 29% जो था वो सिंगापुर से आया, जो हमारा एफडीआई आया वो यूएसए से 23% आया, एंड मॉरिशस से 9% आया। कुछ आज से 2-3 साल पहले तक मॉरिशस इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई इन्फ्लो लेके आ रहा था। आप अगर ये मॉरिशस का वो साइज़ देखोगे तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, वहीं सिंगापुर का भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है। बट ये लोग कंट्रीज इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके कैसे आते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना कि इनके थ्रू आता है, इंडियन गवर्नमेंट इनके साथ में कुछ साइन करती है ऑब्लिगेशंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उसके में क्या कहते हैं इनको कुछ रिबेट्स वगैरह देती है, तो इनके थ्रू आता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा मॉरिशस ही इन्वेस्ट कर रहा है इस तरीके से। फिर जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें से सऊदी अरेबिया जो था उसका सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट था इन्वेस्टमेंट में इंडिया में। ठीक है, और वो कितना परसेंट वो था कि इसने जो था लगभग 2,816.08 मिलियन लेके आया, जो कि इसके प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितना था 89.93 मिलियन। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आप किसी भी एग्जाम में जाते हो। तो ये क्या है, ये सऊदी अरेबिया का झंडा है और ये इंडिया का, मतलब हैंड इन। अब देखो सऊदी अरेबिया के पास में क्या होता है ना, कोई ऑप्शन नहीं बचता, उनका पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, लोग इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल से हटाओ, पेट्रोल हटाओ। इंडिया ही अपना करता है कि हम 30% तक कोल को या पेट्रोल को कम कर देंगे अपने उसमें। तो अब इनका उसमें क्या चाह रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ आएंगे, इंडिया जैसी गरीब कंट्री ढूंढेंगे जहाँ पे वेजेस रेट कम है। ठीक है, तो ये लोग आके इन्वेस्ट करते हैं। फिर क्या होता है, सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम इंडिया में है, जिसने टोटल 44% शेयर को एफडीआई को अपने यहाँ पे क्या किया, अट्रैक्ट किया। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद में सर्विस सेक्टर 8%। तो आप देखो ये तीन ही सिर्फ और सिर्फ कितना 44%, 13%, तो कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 57 + 8, तो मतलब लगभग ये 65% सिर्फ ये 3 सेक्टर ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा किस में आया, तो सबसे ज़्यादा जो था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में वो गुजरात में आया 78%, फिर उसके बाद में कर्नाटका में, फिर उसके बाद में दिल्ली में।
ठीक है। तो ये 3 थे जो मेन, ये हैं हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम के। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, मतलब सबसे ज़्यादा एफडीआई का ही पूरा का पूरा इन्फ्लो कहाँ पे आया, तो वो था गुजरात। गुजरात ने कितना 37% शेयर, पूरे इंडिया का 37% जो शेयर था एफडीआई का, उसको अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में फिर महाराष्ट्र करता है 27%, तो ये कितना हो जाता है 60%, और 60 मतलब 64%। उसके बाद में कर्नाटका 13% और कर देता, तो ये कितना हो जाता हमारा 78%। तो मतलब आप ये मानो कि लगभग 80% जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट ही इंडिया के अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द जो गुजरात में है कंप्यूटर हार्डवेयर में 94%। फिर ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि गुजरात सबसे ज़्यादा रिसिपेंट बना है 37%, ठीक है। डाटा को नोट डाउन कर लीजिए कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आया और किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। अब देखो, अब हम देखते हैं कि हमारा जो डाटा है कि पिछले 2-3 सालों में किस तरीके से किस किस कंट्री ने कितना ज़्यादा योगदान दिया इंडिया में एफडीआई में। तो देखो क्या हुआ कि मॉरिशस 2018-19 में 57,000 करोड़ रुपीस जो था वो लेके आ रहे थे इन यूएस डॉलर्स, मिलियंस में सब डाटा, ठीक है। और वहीं सिंगापुर कितना 112। तो ये हमारी टॉप 10 कंट्रीज हो गई सबसे पहली बात तो, ठीक है। देखो कम्युलेटिव में तो क्या है कि इन तीनों साल को हमने जोड़ा हुआ है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा दिखाता है यहाँ पे 28%, 8,37,000। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर सबसे ज़्यादा लेके आया, ठीक है। तो वो ये 1,29,000 है, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये हमारा कम्युलेटिव डाटा है कि अभी तक सबसे ज़्यादा जो एफडीआई इन्फ्लो आया है इंडिया में, तो वो कितना आया है 8,37,000, वो किससे, मॉरिशस से। बट वहीं अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो वो कौन है, सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे, फिर यूएस, एंड देन उसके बाद फिर मॉरिशस, ठीक है। नीदरलैंड फोर्थ नंबर पे आता है, जापान 5th नंबर पे आता है। तो अब टॉप 5 को याद कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप टॉप 10 को भी याद करते हैं तो, ठीक है। तो ये डाटा हो गया हमारा किसका, कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन इंडिया। फिर उसके बाद में आता है किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया। तो देखो सर्विस सेक्टर इंडिया का बूम करता है मार्केट में, हम सबको पता है कि हमारा सॉफ्टवेयर सेक्टर सबसे बड़ा और यही सबसे ज़्यादा हमको फ़ायदा भी देता है और जॉब क्रिएट करता है, एंड सबसे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में फ़ायदा दे रहा है, ठीक है। तो देखो सर्विस सेक्टर में क्या किया, इसमें लगभग 16% का हमारा जो था एफडीआई का इनफ्लो वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर में आया। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में 13% आया। तो टॉप 5 मेनली जो होते हैं हमारे, वो आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। टॉप 10 चाहो तो टॉप 10 भी कर सकते हो। और देखो अब यही सबसे ज़्यादा ले लिया, कितना 16% ही ले लिया, तो बचे कुछ छोटे छोटे सेक्टर्स और भी नीचे आए। अभी भी देखो कि अगर हम देखें तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें अभी भी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, जबकि चाइना उसमें अभी हमको बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन देता है। बट हाँ मतलब धीरे धीरे करके हालात सुधरेंगे और हो सकता है कि चीज़ें बदलें, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर में आप देखोगे सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम डाटा देखेंगे तो किसने पिछले साल सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, तो वो था हमारा सिंगापुर। किस सेक्टर में आया, तो वो था हमारा सर्विस सेक्टर। और किस स्टेट में आया, मैंने आपको बताया कि गुजरात, 1,81,000 करोड़ रुपीज़ इसने क्या किया, अट्रैक्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र आता है 30%, 28, ये 58 हो गया। और यहाँ पे 14% कर्नाटक ने अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। टोटल एफडीआई 3 सालों पिछले 2 सालों का। फिर उसके बाद में हमारा बचता है नीचे दिल्ली 11% लेता है, देन तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब एंड फिर उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे टॉप 10 रिसिपेंट्स हैं पिछले 3 सालों का, ठीक है। और अगर हम पिछले 1 साल के देखना चाहें तो उसमें हमारे सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरात फर्स्ट नंबर पे है। अब देखो कि ये तो बात हो गई कि हमारे कितना कितना आया, कितना कितना गया, ठीक है। मतलब कितना कितना इंडिया में इन्वेस्ट किया किस किस कंट्री ने और किस किस सेक्टर में किया। अब हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है एफडीआई का। तो सबसे पहले तो देखो आपके यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ पे कोई भी कंट्री आके इन्वेस्ट करेगी तो वो एम्प्लॉयमेंट जरूरी जनरेट करेगी। तो सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई भी कंट्री बनाएगी, मतलब आप ये हो, ठीक है। और एक मिनट अच्छे से बताता हूँ थोड़ा। तो क्या है, आप ये हो, ठीक है, ये हमारा इंडिया है और ये और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। आपके यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जब बन रहा था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तब वो इंडिया में आता था। तो क्या आपके यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उससे? नहीं हो रही, जबकि आपको इससे घाटा हो रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो लोग हैं वो उसको खरीदने के लिए फॉरेन कंट्री में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि आपका जो है वो फॉरेन रिजर्व खत्म होता था उस टाइम पे, जब बाहर से आपको खरीदना पड़ता था अपनी कंट्री के लोगों के लिए। लेकिन जब आप यही चीज़ आपके यहाँ पे बनने लग गई, ठीक है, तो ये एक तो ये आपकी जो होम डिमांड है उसको भी पूरा करती है, प्लस ये अब बाहर के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी भेजने लग जाती है। तो इससे क्या करता है, एक तो आपको मतलब फॉरेन अर्निंग होती है इससे, ठीक है,
और आपकी इकोनॉमी जो है उसमें आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, और आपके यहाँ पे जितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। फिर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होता है कि आप ये देखिए कि जब आपके यहाँ पे कोई यूएस से कोई कंट्री आई, ठीक है, तो वो क्या करेगी ना, वो एक हाई स्टैंडर्ड सेट करेगी कि हमको इस तरीके का एम्प्लॉय चाहिए, इंग्लिश बोलने वाला चाहिए, कंप्यूटर चलाने वाला चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में ऐसा कोई चाहिए जिसके पास मतलब कि कुछ वो बियॉन्ड द बॉक्स सोच सकते। ऐसा ना हो कि कुछ छोटा ही सोचे कि मतलब हाँ ठीक है कर लूँगा, इस तरीके की अप्रोच नहीं, मतलब बियॉन्ड द बॉक्स सोच सके, ठीक है। तो जब वो सब चीज़ें आएंगी तो वो सोचने में भी पड़ेगा। तो अब कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी चाहिए तो वो कंप्यूटर सीखेगा, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश सीखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है। फिर डेवलपमेंट इन बैकवर्ड एरियाज। अब एफडीआई ऐसे ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र में आके रह जाए। वो कुछ मतलब जब मुंबई और महाराष्ट्र में क्या हुआ ना कि आपके यहाँ पे जो लैंड का रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपके यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो हाई हो गया। अब क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चीप लेबर्स को ढूंढना स्टार्ट करेगा। तो चीप लेबर्स कहाँ मिलेंगे, हमारे बैकवर्ड एरियाज में। तो वो कहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर देगा, हमारे बैकवर्ड एरियाज में जाके करेगा। फिर क्या होता है, प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जब भी कोई कंपनी नई आएगी तो वो क्या करेगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही लेके आएगी। यूएस की कोई भी कंपनी आएगी तो इंडिया से ज़्यादा एडवांस होगी, ये ट्रुथ है। और इस चीज़ को कोई ऑफेंसिव सोचना भी नहीं चाहिए कि इंडिया मतलब कि हम ऐसा सोचते हैं कि यूएस के पास में ज़्यादा टेक्नोलॉजी, भाई है उनके पास में, उन्होंने ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया हमसे, बट अब हम उसी राह पर हैं और हम भी डेवलपमेंट करेंगे। तो अभी हम यूएस की क्या करते हैं ना, कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट लेके आती है, ठीक है, और नई टेक्नोलॉजीज लेके आती है हमेशा। फिर क्या होता है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया बाहर की कंपनीज को बेचने लग जाएगा। फिर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी हो जाएगा एक्सचेंज रेट में। अब ये देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि 1991 तक जब हमारा बाहर की तरफ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट था, एफडीआई नहीं था, ठीक है, तो क्या होता था कि हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज के लिए कुछ बचा नहीं था। मैंने एक वीडियो बना रखा पूरा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, मैंने पूरा उसके अंदर 1947 से लेके अभी तक का सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। आप उसको एक बार देखो और उसमें आपको समझ में आएगा कि हमारा एक्सचेंज रेट किस तरीके से गिर गया था एंड उसके पीछे रीजंस क्या क्या थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे कि आप फॉरेन एक्सचेंज एक क्या है, रिजर्व ही है, आरबीआई इसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो क्या है कि ये हमारे पास में एक रिजर्व है। तो जब हम बाहर की कंट्रीज़ में भेज रहे हैं तो हमारे पास में क्या करेगा, वो कंट्री में मतलब मान लो उसने खरीदा ये वाला प्रोडक्ट, तो वो हमको किस में पे करेगा, अपनी कंट्री को उसमें पे करेगा, ठीक है। उसने मान लो कि जैसे हमने यूएस को भेजा तो उसने हमको किस में पेमेंट किया, डॉलर्स में पे किया। जब उसने हमको डॉलर्स में पेमेंट किया तो हमारे पास में क्या करेगा ना, डॉलर का रिजर्व क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और जब डॉलर का रिजर्व बढ़ेगा तो इंडियन जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडियन रुपी जो होगा वो क्या करेगा, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और मजबूत होने का मतलब क्या है कि जब हम मार्केट में कुछ और भी परचेज करने जाएंगे, मान लो कि जैसे हमने यूएई के साथ में कोई डील किया, ठीक है, हमने कहा हमको ऑयल चाहिए, तो यूएई ने हमसे बोला कि हमको यूएस डॉलर में ही चाहिए, क्योंकि यूएस डॉलर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चलता है, ठीक है, तो यूएस डॉलर में ही चाहिए। तो जब वो कहेगा हमको यूएस डॉलर में चाहिए तो आपको उसको यूएस डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। और जब आपके पास रिजर्व है ही नहीं तो आप क्या करोगे ना कि यूएस से रिजर्व लोगे तो वो क्या करेगा कि आपकी करेंसी को अपने पास में लेगा और आपको कुछ रिजर्व देगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई कि आपको अपनी करेंसी में उसको देना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप उससे ले पाओगे। बट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स में आपको अपनी करेंसी नहीं देनी पड़ेगी, आपने आइटम दिया और आइटम के बदले में आपको क्या हुआ कि फॉरेन रिजर्व मिल गया। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो करेंसी थी उतनी की उतनी तो बच गई, बट आपका जो वो था यूएस डॉलर का जो रिजर्व था वो क्या किया, वो इंक्रीज कर गया। समझ में आई ना ये चीज़ कि किस तरीके से मतलब एक्सपोर्ट हमको हेल्प करता है हमारी एक्सचेंज रेट स्टेबल करने में। अब देखो हमारे पास में तो क्या हुआ कि फॉरेन रिजर्व बढ़ गया और इससे क्या हुआ कि हमको जो यूएई को जो पैसा देना था वो अब हम किस में दे सकते हैं, डॉलर में दे सकते हैं। और जो हमारा जो रुपी होगा वो क्या करेगा, उसको अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमको तो अब यूएस को रुपी में पे करना ही नहीं है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये क्या करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाता है। मैंने आपको बताया कि जब भी वो आएगा तो फिर वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आएगा और उसके साथ साथ क्या करेगा कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आएगा प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ देगा हमको और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देगा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफडीआई का जो सबसे ज़्यादा जो अगर हम कहेंगे कि हम कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा होता है तो वो यही है कि हमको एक कॉम्पिटिटिव मार्केट मिलता है। मतलब इसका क्या होगा कि देखो एक कंपनी है वो साबुन बनाती है, एक ही कंपनी साबुन बना रही है आपकी कंपनी, और कोई आपकी एक इकोनॉमी है मतलब इंडिया ही है, ठीक है, और इसमें एक ही कंपनी है, एक सिंगल सेलर है और यही साबुन बना रहा है। तो ये क्या है, ये मोनोपोली है इसकी, मतलब ये प्राइस भी हाई रखेगा,
क्योंकि ये तो पूरा एडवांटेज लेगा। भाई बिजनेस कर रहा है तो उसका सोल मोटिव यही है कि वो अपना फ़ायदा करे, ठीक है, तो वो पूरा फ़ायदा ही करेगा। तो इसने क्या किया, इसने प्राइस भी हाई रखा और क्वालिटी को क्या किया, एकदम डिग्रेड कर दिया। और आपके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको नहाना है तो आपको साबुन लेना है, वो कहेगा लेना तो लो वरना आगे बढ़ो। बट इसकी जगह पे क्या करते हैं ना, जब फॉरेन कैपिटल आएगी तो कुछ साबुन की और भी कंपनीज आ गई, जैसे कि एफडीआई अलाउ किया इंडिया ने, तो उन्होंने देखा भाई इंडिया में मार्केट तो बहुत बड़ा है, 135 करोड़ लोग नहाते तो होंगे ही होंगे, तो 135 करोड़ लोगों को यही एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो साबुन सप्लाई कर रही है। तो इसको देख के ना 5 कंपनीज और आ गई, ठीक है। जैसे 5 कंपनीज आई तो इसका क्या होगा ना, इसको अब ये अच्छी क्वालिटी देंगी, ये क्या कहेंगी कि हमको मार्केट में किसी भी तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करना है, हम चाहेंगे कि हमारे पास में 135 करोड़ में से कम 30 करोड़ लोग आएँ, क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी भी कुछ होती है, तो वो सब चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो 135 करोड़ में से 30 करोड़ लोग हैं, तो ये कंपनी 10 करोड़ लोगों को टारगेट करती है, ये कंपनी 2 करोड़ लोगों को। तो ये क्या करती है ना, आपकी अच्छी क्वालिटी बनाने लग जाती है। जब अच्छी क्वालिटी रखी और इसने प्राइस भी थोड़ा लो कर दिया, तो अब क्या हुआ, कस्टमर को क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे सस्ते दाम पे, मतलब प्राइस तो मैं लो पे कर रहा हूँ और मुझे क्वालिटी जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, हाई मिल रही है। जो कि यहाँ पे क्या हो रही थी, प्राइस हाई पे कर रहा था, क्वालिटी क्या हो रही थी, लो कर रही थी, लो मिल रही थी, ठीक है। तो यही कॉम्पिटिटिव मार्केट का सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें। तो इससे क्या होता है ना कि क्वालिटी जो होती है वो क्या कर जाती है, इंप्रूव कर जाती है, मतलब कि रिसर्च वगैरह बढ़ जाती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है वो एफडीआई के आने से ही बढ़ेगा इंडिया में, और इसका कोई चारा नहीं है कि हम चाहें कि हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट मिले, तो वो तभी बढ़ेगा जब हमारी R&D सेक्टर अच्छा होगा। तो अब ये तो था कि अभी तक का जितना भी हमारा 3 साल में हमारा एफडीआई का इन्फ्लो आया वो हमने समझा, और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमको एफडीआई के वो भी समझे, किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा एफडीआई को जो है अट्रैक्ट किया, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा, किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया में अट्रैक्ट किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है, किसके थ्रू आया। तो ये सब चीज़ें हमने अभी इसमें अपनी कवर की और काफ़ी ज़्यादा ईजी और सिंपल था, एक एक कंसेप्ट भी हमने क्लियर किया। अगर आप इस वाले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, या फिर हम बैंकिंग में फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो है, ठीक है। एसएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एफडीआई इन्फ्लो सबसे ज़्यादा कहाँ से आया, कोई स्टेट लेवल के एग्जाम देते हो तो उसमें भी आएगा। और जैसे यूपीएसएससी ने अभी निकाला तो उसने पैट निकाला अपना, तो पैट में आपका 5 नंबर की इकोनॉमी आएगी ही आएगी, और उसमें से हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आपके करंट सिनेरियो ऑफ द इकोनॉमी से आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये सब चीज़ें थी, आपको समझ में आई होंगी, और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।